हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डेमो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस डेमो लेक्चर में जो चैप्टर हम उठाएंगे उसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमको कॉन्सेप्ट्स कवर करने होते हैं वो ब्रॉडली 6 कॉन्सेप्ट्स कवर करने होते हैं। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यहां पे बेसिकली पढ़ने हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, जिसमें हम लोग कॉस्ट की कैलकुलेशन करना सीखते हैं कि मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। सेकेंड हम इसमें सीखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटेटिव लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो जहां पे हम लोग अलग अलग तरह की कुछ लेवल्स की कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में वो ये है, तो इसमें मैं साथ साथ 2 सितारे भी लगा देता हूं। फिर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मोर और लेस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो बस इसका बहुत ब्रीफली हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ब्रॉडली आपके सीए फाइनल लेवल पे आता है, तो हम इसका बेसिक मीनिंग समझते हैं कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। फिर हम कुछ रिलेटिव क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इन्वेंट्रीज की, ये भी एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। फिर हम 2 ब्रॉडली रेशियोज पढ़ते हैं जो इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है। और लास्टली फिर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज एंड क्लोजिंग स्टॉक ये निकालना सीखते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा अगर आपने सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आप उससे रिलेट कर लोगे। तो वो आपको याद होगा इन्वेंट्री की चैप्टर में आप कुछ फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज वगैरह वगैरह ये पढ़ते थे। तो बिल्कुल यही चीजें यहां पे भी आपको पढ़नी होती है। तो ब्रॉडली ये पूरे चैप्टर में आपके ये 6 मेन या मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो आप लोग चाहे तो मेरे साथ साथ नोटिंग कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम डालते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 या कॉन्सेप्ट लिखने से पहले मैं आपको मटेरियल का मीनिंग लिखवा देता हूं कि मटेरियल का यहां पे मीनिंग क्या होता है। तो पहले आप सिंपल सा मीनिंग लिख लो कि मटेरियल का मीनिंग क्या होता है। तो लिखो ऑल कमोडिटीज ऑब्लिक फिजिकल ऑब्जेक्ट, ऑल कमोडिटीज या फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज टू मेक फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका अगर मैं देसी भाषा में या सिंपल भाषा में बोलूं तो यहां पे मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का मतलब तो आप समझते ही हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स जो आपके कुछ मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। वो कोई भी आप ऐसा जो आइटम जो अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हो, जो बेसिकली आप अपने कुछ फाइनल प्रोडक्ट में जिसको कन्वर्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं मटेरियल या रॉ मटेरियल। ठीक है, अच्छा, मटेरियल के 2 टाइप्स होते हैं, 2 तरह के मटेरियल की क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। एक तो होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है लिख सकते हो आप मेरे साथ साथ। डायरेक्ट मटेरियल में which can be directly attributable to end product। यानी कि वो मटेरियल जिनको आप अपने एंड प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट मतलब आप कह सकते हो फाइनल प्रोडक्ट जो आप बनाते हो या फिनिश गुड्स जो आप बनाते हो, फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आप बनाते हो फाइनली, उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हां, अगर मेरे 1 यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट बना है, सपोज 1 यूनिट ऑफ कोई भी मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना है, तो उसमें मेरे कितने यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज हुए होंगे, कितने यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज हुए होंगे। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो तो ये वाले आपके जो मटेरियल है इनको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल।
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, तो ये आपके होते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होंगे, लिख लो। इनडायरेक्ट मटेरियल के नीचे भी लिख लेते हैं हम लोग, समझ ही गए होंगे वैसे तो आप लोग। इसका ऑपोजिट, विच के नॉट बी डायरेक्टली attributable to a particular end product। वो इनडायरेक्ट मटेरियल्स या वो मटेरियल बेसिकली जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होते फाइनल प्रोडक्ट से, है ना। तो ऐसे बेसिकली मटेरियल जो आपके फैक्ट्री में तो यूज हो रहे हैं, आपके फैक्ट्री में तो यूज हो रहे हैं, परंतु वो डायरेक्टली आपके फिनिश गुड्स में नहीं जा रहे। यानी कि इन केस में आप ये नहीं बोल सकते, कोई आप रूल नहीं बना सकते कि भाई 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाने में मेरे इतने फलाना यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेंगे। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपकी फैक्ट्री में कुछ मशीनरी में छोटे मोटे टूल्स यूज होते हैं, है ना, कुछ स्पेयर पार्ट्स यूज होते हैं, ये सारे आपके इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कुछ ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हो गए, ये सारी चीजें आपकी फैक्ट्री में तो यूज होती हैं, परंतु आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई एक यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट में कितना यूनिट ऑफ मटेरियल मैंने यूज किया होगा, कितना ऑयल यूज किया होगा, कितना मेरा स्पेयर पार्ट लगा होगा, ऐसी कोई रिलेशन आप नहीं बना सकते। इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका मोटा मोटा कि मटेरियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो जी, तो फटाफट से अब हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 की आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो आप इसमें लिखिएगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। तो बेसिकली हम इसमें क्या सीखते हैं, इसमें हम सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। और मैं वैसे आपको बता देता हूं, आप लोगों ने इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ा था अपने सीए फाउंडेशन में, अकाउंट्स में, राइट। तो बहुत सारी चीजें आपको यहां पे मिलती जुलती दिखने वाली है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आपको याद होगा इन्वेंट्री चैप्टर में हम लोग कॉस्ट निकालना सीखते थे, तो यहां पे भी बिल्कुल सेम चीज सीखेंगे। आप देखना, अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा तो आप बोलोगे अरे सर ये तो सेम फॉर्मूला है, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है जो हमने फाउंडेशन में भी पढ़ा था। ठीक है, तो बस वही चीज हम यहां पे सीखेंगे। हाँ, इसके जो अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपके जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से आपको अपग्रेडेड लगेंगे, बस इतना है। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल है, थोड़े से आपको अपग्रेडेड लेवल ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो भी हम यहां पे कवर करेंगे। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट वही है आपका, लेकिन तो कैसे निकालेंगे भाई हम, लिख लो आप लोग। कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालने का फॉर्मूला चाहे तो लिख लो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकलता है, तो लिखो, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट लिखते हैं, सॉरी परचेज कॉस्ट। ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं हम लोग ट्रेड ऑब्लिक क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड या क्वांटिटी डिस्काउंट हम लोग माइनस करते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूं ट्रेड या क्वांटिटी डिस्काउंट हम माइनस करते हैं, तो इसका मतलब अपने आप समझ जाओ, दैट इज नॉट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आप माइनस नहीं करोगे। कैश डिस्काउंट बाय नेचर जो होता है वो फाइनेंस इनकम का पार्ट होता है। ठीक है, चलो और क्या माइनस करते हैं इसमें से, या और क्या ऐड हम लोग करते हैं, आप लिखो इसमें माइनस सब्सिडी ऑब्लिक ग्रांट ऑब्लिक इंसेंटिव्स। कुछ अगर आपको सब्सिडी वगैरह मिल रही है सरकार से खरीदने पे, तो ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट उससे कम ही होगी, तो ये भी आप माइनस कर दोगे। प्लस करोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ब्रैकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, वेयर नो क्रेडिट अवेलेबल। वेयर नो क्रेडिट अवेलेबल, तो आप वो टैक्सेस वगैरह ऐड करोगे जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है,
जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें आप अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हो, हालांकि आपके एग्जाम में आपके सवालों में वो आपको हिंट देगा, बट आप इसमें कह सकते हो आप कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कोई रोड टैक्स होता है या आपकी कोई कस्टम ड्यूटी होती है, इसका यूजुअली कोई क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन जो जीएसटी होता है, जीएसटी में यूजुअली क्रेडिट मिलता है, ठीक है। हालांकि आपका क्वेश्चन विल स्पेसिफाई, क्वेश्चन बता देगा आपको, ठीक है। अभी दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्वेश्चन आपको बताएगा, आपको ज्यादा यहां पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए और लिखो इसमें प्लस, अभी हमारा चल रहा है फॉर्मूला डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो रिलेटेड टू परचेज होते हैं वो भी ऐड होते हैं। इसके क्या आपको कुछ एग्जांपल लिखवा दिए जाएं तो आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ कुछ कुछ एग्जांपल्स इसके। ट्रांजिट इंश्योरेंस जैसे हो गया, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिखवा देते हैं आपको ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा आपको फेमिलियर लगे चीजें, है ना। अच्छा, आपके कुछ कमीशन या ब्रोकरेज हो गई, आप सपोज कोई एजेंट के थ्रू परचेस कर रहे हो, कोई आप बाइंग एजेंट को हायर कर रहे हो तो उसका कोई कमीशन है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अच्छा, ध्यान से लिखना, फ्रेट इनवर्ड्स, कोई फ्रेट इनवर्ड्स का खर्चा है, फ्रेट वगैरह का खर्चा है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पैकिंग ऑब्लिक कंटेनर कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखो टू द एक्सटेंट नॉट रिफंडेबल, लिख लो भाई ये टू द एक्सटेंट नॉट रिफंडेबल। यहां पे क्या करते हैं, हमने यहां पे भी ब्रैकेट खोला था तो इसको बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां पे देखना कि जो हमने पैकिंग या कंटेनर कॉस्ट की बात करी, ये हम उतना ही लेते हैं जो रिफंडेबल नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ हम पैकिंग या कंटेनर के जो हम लेते हैं बड़े बड़े, वो अगर हम अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो वो हमें उस कार्टन का या उस पैकेज का या उस कंटेनर का जो पैसा है वो वापस कर देता है सप्लायर। तो अगर हमें पैसा वापस मिल जाएगा सप्लायर से कोई कंटेनर का तो वो हमारी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अगर कोई ऐसी पैकिंग चार्जेस है जो कभी रिफंडेबल हमारे किसी भी केस में नहीं होगी तो वो ही हम लोग ऐड करेंगे। तो इसको आप लोग चाहे तो अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि कभी क्वेश्चन आपको यहां पे फंसा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो आपका ये सब मोटा मोटा करने के बाद आपका आ जाता है क्या, कॉस्ट, ठीक है। तो इससे आपका निकल जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, राइट। तो पहले आपने कॉस्ट का मेरे साथ साथ लिख लिया होगा, चलिए आगे लिखते हैं। इसमें आप कुछ नोट्स लिख लो, नोट लिख लेते हैं कुछ। तो नोट लिखो, एक तो आप रेफर करना टेबल गिवन इन आईसीआई मटेरियल, पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 2.11, पेज नंबर 2.11 में। तो आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं होगी ऑफ कोर्स अभी तक आप, लेकिन उसका आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप बड़े हो चुके हैं, है ना, अब आप आगे आ चुके, तो अब आपको पता है कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करते हैं। फिर भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो उसको जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हम इस लेक्चर में भी इस्तेमाल करेंगे उसका, तो आप उसको जरूर से देख लेना। तो आप पेज नंबर 2.11 पे जाओगे तो मैं आपको एक काम करता हूं, दिखा देता हूं, ठीक है। मैं आपको वैसे होमवर्क में दे रहा हूं वो पढ़ने के लिए, मैंने तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में फॉर्मूला लिखवा दिया, बट मैं आपको पेज नंबर 2.11 पे लेके आता हूं। तो वहां पे आपको एक टेबल दे रखी है बढ़िया सी, ठीक है। हालांकि यही चीजें जो मैंने आपको लिखवाई है, लेकिन ये थोड़ी सी और डिस्क्रिप्टिव वे में, तो आप इसको एक बार होमवर्क में पढ़ लेना, ठीक है। आपके कुछ ज्ञान प्रकाश होगा, आपको आगे क्वेश्चंस करने में से हेल्प भी मिलेगी, तो आप इसको होमवर्क में एक बार रीड करना। तो देखो यही सारी चीजें जो मैंने आपको लिखवाई है कि ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट हम माइनस करते हैं, कैश डिस्काउंट हम माइनस नहीं करते, सब्सिडी वगैरह अगर कोई मिल रही है हमको इसको हम माइनस करते हैं, टैक्सेस वगैरह में देख लेना, सारे वो वाले टैक्सेस
जो आपके रिफंडेबल नहीं होंगे या जिनका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ वही वाले ऐड होते हैं, वरना वो ऐड नहीं होते। ठीक है, तो जैसे देखा मैंने आपको लिखवाया था, रोड टैक्स है, कोई टोल टैक्स है, ये हम जनरली ऐड करते हैं। जीएसटी में जनरली हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि जीएसटी जनरली जीएसटी का हमें क्रेडिट मिलता है, राइट। सिमिलरली कस्टम ड्यूटी का भी मैंने आपको बताया कि इट इज ऑल्सो एडेड। ठीक है जी। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि कुछ जो भी खर्चे आपके डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं वो आपके ऐड नहीं होते। अगर कोई पेनल्टी या चार्जेस है, कोई पेनल्टी या चार्जेस है, तो ये आपके एक्सक्लूड होंगे। तो चलो ये मैं आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको फटाफट याद आ जाएंगी चीजें। तो नोट लिख लो, नोट एनी पेनल्टी और चार्जेस, या चार्जेस मत लिखो, चार्जेस पढ़ के कुछ और लगेगा, पेनल्टी, या फिर आप इसमें लिख लो डीमरेज। ठीक है, इसमें आप डीमरेज लिख लो, पेनल्टी और डीमरेज और डिटेंशन चार्जेस। मतलब बेसिकली कोई भी ऐसा खर्चा जो पेनल्टी के नेचर का आपको लगे, कोई पनिशमेंट के नेचर का लगे, उसको आप एक्सक्लूड करोगे। ठीक है, इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। ठीक है, तो डीमरेज क्या होता है बेसिकली बता देता हूं। डीमरेज का मतलब क्या होता है, जो हम ट्रांसपोर्टर से सामान मंगवाते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टर हमारे पास सामान लेके आता है, जो फ्रेट वगैरह हमारे पास लेके आता है, तो जब वो सामान लेके हमारे पास आ जाता है तो हमें उसके ट्रक में से, ट्रक में लाता है तो उसके ट्रक में से हमें सामान अनलोड करना होता है। ठीक है, उसकी ट्रक खाली करनी होती है ताकि वो वापस जा पाए। तो अगर हम कभी कभी उस ट्रक को अनलोड करने में बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं, तो उस डिले के लिए वो हमसे कुछ पेनल्टी ले लेता है। ये भी एक काइंड ऑफ पेनल्टी समझ लो। तो वो हमसे एक पेनल्टी ले लेता है कि आपने देरी करी सामान निकालने में, जिसकी वजह से हमें और भी काम करने थे, हम उसमें लेट हो गए, हम अपनी और ड्यूटी में लेट हो गए, तो उसके लिए वो एक पेनल्टी ले लेता है, उसको हम बोलते हैं डीमरेज। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारे पेनल्टी है बाय नेचर, जो भी मैंने आपको लिखवाया है पेनल्टी है। तो अब क्रक्स याद रखना कि पेनल्टी कभी भी आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होती। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो और कुछ लिखो, नोट, एक नोट और लिखो। हालांकि मैंने ऊपर भी लिखवा दिया, बट फिर भी आप लिख लो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अज्यूम क्रेडिट ऑफ जीएसटी विल बी अवेलेबल। ठीक है, सपोज अगर क्वेश्चन कभी ना बताए डायरेक्टली, तो आप मानना कि जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अब आप सी इंटर में आ गए हो, आप अपना टैक्स का पेपर पढ़ोगे जिसमें आप जीएसटी के बारे में भी पढ़ोगे, तो आपको समझ आ जाएगा जब आप जीएसटी भी पढ़ लोगे कि क्रेडिट ऑफ जीएसटी का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय क्रेडिट ऑफ जीएसटी, आप पढ़ लोगे अपने टैक्स के पेपर में, तो तब आप इसको ज्यादा अच्छे से लिंक कर लोगे बाद में। ठीक है, जब आप पेपर से पहले से रिवाइज करोगे तब आप उस टाइम पे इसको अच्छे से लिंक कर लोगे। फिलहाल आप बस ध्यान रखो कि जीएसटी में जनरली क्रेडिट अवेलेबल होता है, तो राइट, तो इसलिए हम लोग मान के चलेंगे कि जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल होगा। स्टेट असम्पशन इन एग्जाम, ठीक है, ये तो मैं हमेशा कहता हूं, मैं फाउंडेशन में भी कहता था और यहां पे भी मैं बोलता रहूंगा कि जहां पे भी आपको लगे कि कुछ आपको अजम्पशन लेनी पड़ रही है, तो आप हमेशा अजम्पशन एग्जाम में लिख लो, अपने आंसर के नीचे नोट डाल के अपना अजम्पशन कोट कर लो। ठीक है, तो ये आप जरूर से कर लेना। अच्छा, अगला नोट लिखो, अगला नोट लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टेज ऑब्लिक लॉस। ठीक है, आपको याद होगा बचपन में यानी फाउंडेशन लेवल में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसको आप बोलते थे कंसाइनमेंट। उसमें आप दो तरह के लॉस पढ़ते थे, याद है आपको? दो तरह के लॉस पढ़ते थे, एक होता था आपका नॉर्मल लॉस, एक होता था आपका अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस में क्या होता था, और मैं पता है जब फाउंडेशन में पढ़ा था तो मैं बोलता था कि उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट का यूज आपका आगे के पेपरों में भी होगा। सी इंटर में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, उसमें भी होगा, आपके अकाउंट्स के पेपर में भी होगा, वो मैं बोलता था। तो देखो आपके पहले ही चैप्टर में इसका आपको प्रूफ मिलने वाला है कि आपका उसका यूज होगा यहां पे। तो नॉर्मल लॉस में हम क्या करते थे, कॉस्ट को हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ लॉस, कॉस्ट ऑफ लॉस, सॉरी लॉस मीन्स लॉस, कॉस्ट ऑफ लॉस या शॉर्टेज
जो भी है इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। ध्यान है आपको, गुड यूनिट्स, यही चीज मैं वहां पे भी बताता था। गुड यूनिट्स का मतलब क्या होता है? गुड यूनिट्स का मतलब क्या होता है? टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस या शॉर्टेज की यूनिट्स। ठीक है, तो अगर 10,000 यूनिट्स मैंने किसी मटेरियल का खरीदा, जिसमें से मुझे पता है कि 100 यूनिट तो ऐसे है जिसका नॉर्मल लॉस हो ही जाएगा, तो गुड यूनिट कितना होगा? 9,900 यूनिट। ठीक है, तो इसका भी यूज आएगा आपके सवालों में, तो वहां पे आपको दिख जाएगा, डोंट वरी, राइट। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस होगा तो क्या होता है? तो लिख लो, नो एडजस्टमेंट टू बी मेड इन मटीरियल कॉस्ट। मटीरियल कॉस्ट निकालते वक्त हम इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते। फिर आप लिख लो, अभी आपको थोड़ी अजीब सी लिखी लगेगी लिखते वक्त, बट जैसे जैसे आप पूरा अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तब आपको धीरे धीरे ये चीज समझ आ जाएगी। अभी आप खाली लिख लो, इट इज डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, हाँ जी, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप करते हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका एक कॉस्टिंग पीएनएल बनता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली वो अकाउंटिंग हुई जो आप कॉस्टिंग से रिलेटेड करते हो, तो उसके लिए आपका एक कॉस्टिंग पीएनएल बनता है। तो इसका भी अलग आपका चैप्टर है, डोंट वरी, तो आपको समझ आ जाएगा। बट अभी आप खाली इस बात को ध्यान रखना कि अब नॉर्मल नेचर के लॉस को हम कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट करते हैं, नॉर्मल लॉस को हम लोग गुड यूनिट्स में ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट जब हम निकालते हैं, आप ये भी लिख सकते हो, हम कॉस्ट पर यूनिट को एडजस्ट कर देते हैं। कॉस्ट पर यूनिट इज एडजस्टेड। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया। तो कॉन्सेप्ट तो देखो आपका यहीं फिनिश, इतना ही आपका कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो आपने मेरे साथ साथ होपफुली कॉन्सेप्ट लिख लिया होगा, तो अब हम इसके ऊपर सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से अब हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं ऑफ योर स्टडी मटेरियल। पेज नंबर है 2.14, पेज नंबर 2.14। आइए पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एसकेडी कंपनी लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी परचेज्ड मटेरियल पी फ्रॉम अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो एसकेडी कंपनी लिमिटेड कोई है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इसने कुछ मटेरियल खरीदा पी, जिसको बोल दिया उन्होंने पी, एक कंपनी से जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो पहले तो इतनी इंफॉर्मेशन क्यों दी गई, ये आपको क्यों बताया गया कि एसकेडी कंपनी जो लिमिटेड है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। हालांकि आप जब अपना जीएसटी पढ़ लोगे, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लोगे, तो आपको अच्छे से सब तो क्लियर हो ही जाएगा। मैं फिर भी बता देता हूं कि अगर कोई बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर कोई बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो जो अपनी परचेजेस में जीएसटी पे कर रहा है ना, वो जो अपनी परचेसेस पे जीएसटी पे कर रहा है, इसका क्रेडिट वो अवेल नहीं कर सकता। तो अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट अवेल करना है, तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आप अपना एग्जाम्पल ले लो, आप अमेजोन से या ऑनलाइन कितनी चीजें खरीदते हो, है ना, सब में जीएसटी इंक्लूडेड होता है। क्या आप कभी भी बोलते हो कि नहीं मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, उसका मुझे कोई क्रेडिट दो? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपकी अपनी कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट क्लेम करना है तो आपको पहले खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, मतलब आपके अगर कोई फादर मदर या कोई रिश्तेदार कोई होगा जो बिजनेस में होगा, है ना, अगर कोई बिजनेसमैन होगा तो उनसे पूछना, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा ना, तो वो आपको बताएगा कि मैं जब भी अमेजोन से बड़ी बड़ी परचेसेस करता हूं, मैं मोबाइल खरीदता हूं, मैं एसी खरीदता हूं, मैं फ्रिज खरीदता हूं, तो मैं उसका जीएसटी का क्रेडिट क्लेम करता हूं, मैं उसका जीएसटी का क्रेडिट ले लेता हूं, है ना। पूछना आपने, स्पेशली वो लोग, अगर आपके कोई माँ बाप में से कोई बिजनेस में है तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, और ये चीज आप ऐसे अपने जब जीएसटी लॉ पढ़ लोगे तब भी समझ जाओगे, तो उनको क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज से आपको हिंट मिल गया
इससे क्या हिंट मिल गया आपको कि आपको कोई भी जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलने वाला, बस ये बताने के लिए उसने ये चीज आपको बताई गई। ठीक है, समझ गए? चलो अब आगे पढ़ते क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वन लॉट ऑफ 1000 यूनिट्स परचेज। तो हमने 1000 यूनिट्स परचेज करे किसके? मटेरियल पी के, उससे रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। लिस्टेड प्राइस ऑफ वन लॉट 50,000। वन लॉट में कितने हमारे 1000 यूनिट्स, तो मतलब वो बता रहे हैं कि 1000 यूनिट्स जो हमने परचेज करे उसकी टोटल लिस्टेड प्राइस कितनी है, मतलब परचेज कॉस्ट कितनी है? 50,000। बट इसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा 10% ऑफ लिस्टेड प्राइस। ठीक है, लिस्टेड प्राइस का 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर उसने बोला सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, अब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अब सब समझ आ जाएगा, क्योंकि अब मैं यहां पे बैठ के जीएसटी नहीं पढ़ा सकता, तो छोड़ दो। आप समझ लो एक सेंट्रल टैक्स है, एक स्टेट टैक्स है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला के है 12%। और देखो उसने वैसे आपको यहां पे बता दिया, आपकी सहूलियत के लिए बता दिया, क्रेडिट नॉट अवेलेबल। बट अगर ये चीज वो यहां पे नहीं भी बताता, एग्जाम में ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं कि आपको दे देगा, एग्जाम में ही हो सकता है ये आपको हटा दे, वो ना बताए क्रेडिट नॉट अवेलेबल, तो आपको अपने आप से ये वाली लाइन पढ़ के खुद से इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। हालांकि यहां पे तो क्वेश्चन ने आपके ऊपर मेहरबानी कर दी, उसने क्लैरिटी दे दी आपको कि इस जीएसटी का कोई भी क्रेडिट आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो बोला है जीएसटी टोटल कितना है? 12%, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। राइट। फिर बोला हुआ कैश डिस्काउंट 10% का है, विल बी गिवन ओनली इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। ठीक है, चलो। फिर फ्रेट एंड इंश्योरेंस है 3400 का, टोल टैक्स है 1000 का, डीमरेज है 1000 का, कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेजेस है 2000 का। फिर अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर्स 6000 रुपए हमने कुछ कंटेनर्स के डिपॉजिट करे, जिसमें से अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर हमें 4000 रुपए का रिफंड मिला। तो 6000 हमने कंटेनर के डिपॉजिट करे, बट उसमें से 4000 का हमको रिफंड मिला। उसके अलावा कहता है अदर एक्सपेंसेस ऑफ टोटल कॉस्ट, 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। इसको आप अंडरलाइन कर लेना चाहते हो, टोटल कॉस्ट। बोलता है कुछ और भी खर्चे हैं, डायरेक्ट खर्चे हैं, जो कि है 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। सर आपको कैसे पता ये डायरेक्ट खर्चे हैं? क्योंकि भाई कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। अगर एक कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है तो नेचुरल सी बात है कि ये कुछ ना कुछ डायरेक्ट ही खर्चा होगा। ठीक है, अच्छा आगे 20% ऑफ मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस। तो 20% का कुछ नॉर्मल लॉस है हमारे पास, 20% का कुछ नॉर्मल लॉस भी है। फिर पेमेंट टू द सप्लायर वॉज मेड विद इन 20 डेज ऑफ द परचेजेस। हमने जो पेमेंट कर दी अपने सप्लायर को वो 20 दिन के अंदर अंदर कर ली। तो देखो ऊपर उसने क्या बोला था कि अगर आप पेमेंट 30 दिन के अंदर करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट 10% का मिल जाएगा। तो यानी कि हमने विद इन 30 डेज पेमेंट कर दी, इसका मतलब कैश डिस्काउंट तो हमको मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट तो हमको मिल जाएगा। लेकिन वो अलग बात है कि जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो क्या हमें कैश डिस्काउंट कंसिडर करना है? द आंसर इज नो। तो हमारे लिए तो अल्टीमेटली कैश डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है, ऑल्दो यहां पे कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज। आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है इस मटेरियल की। ठीक है, तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि क्या कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं, क्या कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, क्या नहीं करते, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। चलिए आइए तो करते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर भी साथ साथ लिख लेता हूं, पेज नंबर है 2.14। चलिए, तो आप लोग प्लीज कहीं पे क्वेश्चन अपने पास खोल के देखते रहना, है ना, नहीं तो ऊपर नीचे करके दिक्कत होती है। तो लिखो, पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल पी। कितने यूनिट्स हम खरीद रहे हैं? 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स बोला था ना, 1000 यूनिट्स। तो पहले तो हम 1000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकालते हैं कि कितनी बन रही है। ठीक है, फिर हम लोग कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो उसने लिस्टेड प्राइस दी थी, सबसे पहले उसने लिस्टेड प्राइस दी थी, टोटल ही दी थी, कितनी दी थी? 50,000 रुपए। लेकिन इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% ऑन लिस्टेड प्राइस। तो 50,000 का 5% कितना, सॉरी 10% कितना हुआ? 5,000।
तो माइनस करके कितना बच गया 45,000। ठीक है, अगेन जब जीएसटी लॉ पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, कवर कर लोगे, बट अभी मैं बता देता हूं जो जीएसटी कैलकुलेट की जाती है वो कैलकुलेट की जाती है ऑन प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो प्राइस बचता है, जो परचेज प्राइस बचता है, उसी पे हम लोग जीएसटी की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट कर दिया, राइट। बट डोंट वरी, जब आप सारे पेपर्स अपने पढ़ लोगे, अभी तो आप शुरुआत में ही होगे, अभी आपने पढ़ना भी नहीं शुरू किया होगा टैक्स, जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो सारी चीजों को अपने आप ही लिंक कर लोगे, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो चिंता मत करना। चलो ऐड ऐड करो। उसने एक तो सीजीएसटी बोला था, एक एसजीएसटी बोला था, दोनों भी एट द रेट ऑफ 6% है। ठीक है, और होता भी यही है, जो भी जीएसटी का रेट होता है उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर बराबर होता है। और किसका निकालेंगे हम लोग, जो प्राइस हमने निकाली नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट यानी 45,000, इस पे हम लोग निकालेंगे। चलो मैं निकाल लेता हूं कितना आ रहा है, 45,000 का 6%, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2700। जीएसटी हम क्यों ऐड कर रहे हैं बाय द वे, क्योंकि हमने क्या बोला कि हमें यहां पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जीएसटी ऐड करके कितना आ गया हमारे पास अमाउंट, ये आ गया 50,400। तो वैसे मैं बता दूं आपको, जो आपके पास इनवॉइस आया होगा, जो आपके पास इनवॉइस आया होगा वो इतने अमाउंट का आया होगा। ये आपका इनवॉइस प्राइस है, मैं बोल देता हूं दिस इज इनवॉइस प्राइस। हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, दिस इज नोन एज इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो इनवॉइस आपका इतना बन के आया होगा जिसमें उसने लिस्टेड प्राइस बताई होगी, उसमें ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट किया होगा और फाइनली उसमें जीएसटी ऐड किया गया होगा। तो ये आपके इनवॉइस में छपा हुआ होगा। लेकिन अब हम निकाल रहे कॉस्ट, तो अब हमें कुछ खर्चे भी जोड़ने है ना, जो खर्चे हमने बोले कि जुड़ते हैं वो खर्चे अब हमें अपने आप से जोड़ने हैं। अभी तो ये आपका इनवॉइस प्राइस ही निकला है। ठीक है, तो अब हमें आगे बढ़ना है कॉस्ट कैलकुलेशन की ओर। चलो इसलिए हम लोग ऐड करना शुरू करते हैं, जो भी खर्चे हमको ऐड करने हैं। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन में, एक बार मैं वापस से देखता हूं। तो कैश डिस्काउंट नहीं करेंगे माइनस, हम नीचे नोट डाल देंगे बाद में। फ्रेट एंड इंश्योरेंस दे रखा है, तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस तो ऐड होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट खर्चे है, तो बेसिकली हम डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर रहे हैं, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 3400 का है, लिख लो 3400। फिर टोल टैक्स काइंड ऑफ एक रोड टैक्स ही होता है, तो इसका भी क्रेडिट नहीं मिलता, तो ये भी आपको ऐड करना है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी चुका, लिखवा भी चुका, तो ये भी आप ऐड कर दो 1000। अच्छा, फिर बोला हुआ है डीमरेज, तो क्या डीमरेज ऐड करेंगे हमने, क्या डीमरेज हम ऐड करेंगे? द आंसर इज नो। मैंने आपको लिखवा दिया कि कोई भी पेनल्टी डीमरेज होता है वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता, तो इसका भी हम लोग नोट लास्ट में डाल देंगे। ठीक है, एग्जाम में नोट जरूर डालना है हमको। ओके, कमीशन दे रखा है, कमीशन एंड ब्रोकरेज दे रखा है ऑन परचेज, ये ऐड होगा 2000। अच्छा, अब आपको कुछ कंटेनर का कॉस्ट दे रखा है, कुछ कंटेनर का कॉस्ट दे रखा है। इसमें भी मैंने आपको क्या लिखवाया है, एक बार झांक के देखना कि उतना ही हम लेते हैं कंटेनर कॉस्ट जो रिफंडेबल नहीं होता। ठीक है, रिफंडेबल वाला पार्ट हम लोग नहीं लेते, सिर्फ उतना कंटेनर कॉस्ट लेते हैं जो रिफंडेबल नहीं होता। तो यहां पे कंटेनर कॉस्ट वैसे कितने का था, 6000 का, लेकिन क्वेश्चन ने बोला इसमें से 4000 का तो हमको रिफंड मिल गया। तो जिसका हमें रिफंड नहीं मिला, सिर्फ वही कॉस्ट हम लोग ऐड करेंगे, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में नेट ऑफ रिफंड, नेट ऑफ रिफंड। ठीक है, तो जितना हमें वापस मिल गया वो तो हम नहीं लेंगे कॉस्ट में, और ऑब्वियसली भी बात है, कॉमन सेंस की बात है भाई, जो चीज का हमें रिफंड मिल गया वो चीज हम कॉस्ट में क्यों ऐड करेंगे, तो हम सिर्फ उतना ही पार्ट का लेंगे जो रिफंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी आपका आई थिंक फिलहाल के लिए इतना खर्चा हो गया। तो पहले इतना जोड़ के देखो कि कितना आ रहा है, इतना जोड़ के देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो 50,400 प्लस 3400 प्लस 5000, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर 58,800, 58,800। ठीक है, तो देखो इसको लिखो टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस। अभी क्वेश्चन में कुछ अदर एक्सपेंसेस की बात करी थी, वो हमने नहीं जोड़ा, उससे पहले आपका कॉस्ट आ रहा है 58,800 का। ठीक है, अब फाइनली इसमें आप ऐड करोगे अदर एक्सपेंसेस, और क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये है 2% ऑफ टोटल कॉस्ट।
2% ऑफ टोटल कॉस्ट बोला है इसने। तो जब हम ये ऐड कर देंगे तो फाइनली हमारा ये ऐड करके आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पे आपको अपनी थोड़ी सी मैथमेटिकल थिंकिंग लगानी और कुछ भी नहीं करना। जब उसने बोला हुआ है कि 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि वो क्या कह रहा है कि ये जो 2% निकलेगा वो किसका निकलेगा, इसका निकलेगा। यहां आपका जो टोटल कॉस्ट ऐड करने के बाद आएगा, अदर एक्सपेंस ऐड करने के बाद जो टोटल कॉस्ट आएगा, इसका आपको 2% निकालना है। ठीक है, तो अब आपके पास यहां पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको लगा के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपनी बचपन वाली मैथ्स लगा लो, आप बोलो लेट टोटल कॉस्ट बी एक्स, लेट टोटल कॉस्ट बी एक्स, तो आपका देयरफॉर अदर एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 2% ऑफ एक्स। तो आप अपनी इक्वेशन बना लो, 58,800 प्लस 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टोटल कॉस्ट, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये 98% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 58,800। तो आप एक्स निकाल लोगे इक्वल टू 58,800 डिवाइडेड बाय 98%। या तो आप पूरी मैथ ऐसे करो, तो एक बार निकाल लेते हैं। तो ये आ रहा है 60,000। ठीक है, तो या तो आप ऐसे बचपन वाले तरीके से करो, या तो आप स्मार्ट वे में करो, आप अपनी यूनिटरी मैथ्स लगाओ। आप बोलो देखो भाई सिंपल है, अगर मेरी टोटल कॉस्ट 100 होगी, अगर मेरी टोटल कॉस्ट 100 होगी तो मेरा अदर एक्सपेंस 100 का 2% यानी 2 रुपए होगा। तो मेरा टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंस कितना आएगा, 98 आएगा। आई होप आप एग्री करते होगे। 98 मेरा टोटल कॉस्ट अदर एक्सपेंस होगा, 2 रुपए का अगर मैं अदर एक्सपेंस ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट 100 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 2 रुपए इस 100 रुपए का 2% है। तो यानी कि अगर मैं इसमें यूनिटरी मैथ्स लगाऊं, मैं बोलूं कि भाई देखो इसका मतलब 58,800 जो है, 58,800 है, ये 98 रुपीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 रुपए कितना बनेगा इसका, सिंपल यूनिटरी मैथ्स लगा ली कि अगर 2 रुपए 98 रुपीज के टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंस पे था तो 58,800 पे कितना। ठीक है, तो ये आपके आईसीआई की मटेरियल में दिखेगा आपको, जो आईसीआई ने आंसर दे रखा है। तो आईसीआई एक्सपेक्ट्स कि अब आप प्रोफेशनली में भी, मतलब प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी आगे बढ़ चुके हो, तो अब आप थोड़ा सा स्मार्ट वे में चीजें करोगे। हालांकि आप ये भी कर सकते हो, बट ये ज्यादा एक स्मार्ट तरीका है। ये देखोगे तो मतलब ये लगेगा कि भाई हाँ, ये किसी सीए स्टूडेंट ने कैलकुलेशन कर रखी है। ठीक है, हालांकि आप अपने हिसाब से किसी भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1200। तो देखो ये 1200 आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली 60,000 आ जाएगा, जो कि हमने ये लंबे तरीके से भी निकाल दिया था। ठीक है, तो ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ गई 60,000। बट क्वेश्चन ने अब आपसे क्या मांगा था, उसने बोला था कॉस्ट पर यूनिट बताओ। तो अब देखो नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड हमने 1000 यूनिट्स परचेज करे, हमने 1000 यूनिट्स परचेज करे। लेकिन इसमें से उसने बोला हुआ है कि कुछ नॉर्मल लॉस है, कुछ नॉर्मल लॉस है 20% का। तो 1000 का 20% हो गया 200। तो मेरे गुड यूनिट्स कितने हो गए, 800। गुड यूनिट्स 800 हो गए। अब वैसे देखो जो हमने 60,000 की कॉस्ट निकाली, एक्चुअली में तो देखो ये 1000 यूनिट जो हमने परचेज करी है उसके ऊपर कॉस्ट है। ये हमने 1000 यूनिट जो परचेज करी उसकी टोटल कॉस्ट है 60,000। बट हम क्या मानेंगे नॉर्मल लॉस में, कि हम मानेंगे नहीं देखो 2000 यूनिट्स में से 200 का तो लॉस नॉर्मल नेचर का है, ये होना ही होना है। तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई 60,000 रुपए की जो कॉस्ट है वो 1000 यूनिट्स में नहीं है, वो 800 यूनिट्स पे है। और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग कॉस्ट पर गुड यूनिट निकालेंगे। हम बोलेंगे कॉस्ट पर गुड यूनिट कितनी आएगी, इक्वल टू 60,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 800 यूनिट्स, 800 यूनिट्स। ठीक है, तो आपको याद होगा हम अपने कंसाइनमेंट के चैप्टर में भी यही काम करते थे, राइट। तो ये वैसे आ रहा है 75 रुपए। ठीक है, तो देखो वैसे आप निकालते 1000 यूनिट पे 60,000 रुपए के को लेके अगर आप पर यूनिट कॉस्ट निकालते तो वैसे आती 60 रुपीज पर यूनिट।
बट जब आपने क्या किया, आपने जब गुड यूनिट कॉस्ट पर गुड यूनिट निकाली तो आपकी ये कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई, ये इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो देखो कॉन्सेप्ट में हमने यही लिखा था कि जो नॉर्मल लॉस होता है ये क्या ऑब्जॉर्व कर देता है, ये आपकी गुड यूनिट्स ऑब्जॉर्व कर देते हैं। ये आपका देखो यहां पे प्रूफ हो रहा है कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है, तो आप कॉस्ट पर यूनिट ही अपनी बढ़ा देते हो जब नॉर्मल लॉस होता है तो। ठीक है, तो यह फाइनल आंसर क्या होगा, ये सब तो नहीं आपको करना एग्जाम में, ये सब तो बेकार है, ये तो मैंने खाली समझाने के लिए बताया, आपको ये सब नहीं करना एग्जाम में, ये सब मैं हटा देता हूं, आपको एग्जाम में खाली इतना करना है ये। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए, अच्छा एग्जाम में आपको नोट भी लिखना है, नोट भी लिखना है, जरूरी है। नोट डालोगे आप, सर क्या नोट डालेंगे, आपने दो चीजें नहीं ली थी, क्या आपने दो चीजें नहीं ली थी, एक तो आपने कैश डिस्काउंट नहीं लिया था, तो लिखोगे आप कैश डिस्काउंट विल नॉट बी डिडक्टेड फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट। और दूसरी चीज क्या लिखोगे आप, डीमरेज बीइंग इन नेचर ऑफ पेनल्टी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। ये आप अपने पास नोट जरूर डाल के आओगे, ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स बिल्कुल कट सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको एग्जामिनर को बताने की आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो ये चीज जरूर से डाल देना। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 2.15, पेज नंबर 2.15। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल्स ए एंड बी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो एक इनवॉइस दे रखी है हमको, एक इनवॉइस दे रखी है हमारे पास दो सामान की, एक केमिकल ए है एक केमिकल बी है। इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, केमिकल ए है, इसमें 10,000 केजीज है, जिसका रेट पर केजी दे रखा है 10 पर केजी, मतलब परचेज प्राइस मान लो आप। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 1 लाख। सिमिलरली केमिकल बी है, हमने 8,000 केजीज खरीदे हैं, जिसका रेट है 13 पर केजी, तो अकॉर्डिंगली इसकी परचेज कॉस्ट बन गई 1,04,000 की। फिर इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी एडेड है 10% की, और क्या बोला हुआ है सवाल ने, क्रेडिट नॉट अवेलेबल। क्रेडिट नॉट अवेलेबल मतलब क्रेडिट नॉट अलाउड, तो यानी इस कस्टम ड्यूटी का हमें कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आप एक बार चेक कर लो, इसका टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 2,04,000, टोटल आ रहा है 2,04,000, इसका 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा 20,400। ठीक है, अच्छा फिर इसके अलावा कुछ रेलवे फ्रेट भी एडेड है, मतलब फ्रेट का कोई खर्चा एडेड है, कितने रुपए का, 3,840 का। तो इससे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 2,28,240। चलो आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्टेज ऑफ 500 kgs, a shortage of 500 kgs in chemical A and 320 kgs in chemical B is noticed due to normal breakages। तो कुछ नॉर्मल रीजंस की वजह से हमारे 500 kg का कुछ लॉस है केमिकल ए में, और 320 kg का लॉस है केमिकल बी में। और कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल, मतलब आपको बेसिकली क्या निकालना है, वही कॉस्ट पर केजी निकालनी है आपको, कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच केमिकल। ईच केमिकल मतलब केमिकल ए का आपको अलग निकालना है, केमिकल बी का आपको अलग निकालना है, दोनों का अलग अलग आपको कॉस्ट पर केजी निकालना है। अज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटोरिएशन, वो कह रहे हैं कि 2% का कुछ फर्दर और नुकसान होगा, उसका प्रोविजन बना लो, उसका और प्रोविजन बना लो। अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, ऊपर जो आपको 500 केजी का और 320 केजी का लॉस तो आपको डायरेक्टली दे रखा है, और इसने डायरेक्टली बता रखा है कि नॉर्मल रीजन की वजह से, यानी ये नॉर्मल लॉस है। लेकिन इसके अलावा 2% का कुछ और नुकसान है, 2% का कुछ और नुकसान है। यहां उसने नहीं बताया कि ये नुकसान नॉर्मल रीजन से है कि अब नॉर्मल रीजन से। तो अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है बस। क्या,
हम ये नुकसान का एक प्रोविजन बना रहे हैं, हम नुकसान का प्रोविजन बना रहे हैं। हुआ नहीं है नुकसान, ऊपर का नुकसान 500 और 320 केजी का जो नुकसान है वो हो चुका है, लेकिन ये जो 2% का नुकसान है ये अभी हुआ नहीं है, इसका हम खाली प्रोविजन बना रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है भाई, जब हम आज बैठ के प्रोविजन बना रहे हैं तो हम ये कहीं ना कहीं सोच के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये नुकसान होना ही होना है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तभी तो हम इसका प्रोविजन बना रहे हैं, वरना हम क्यों बनाते। तो अगर हम फर्दर आगे की सोच के कोई नुकसान का प्रोविजन बना रही ये सोचते हुए कि अब ये हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे, तो बाय नेचर ये क्या हुआ, ये भी बाय नेचर भाई नॉर्मल ही हुआ, नॉर्मल लॉस। क्योंकि अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, अब नॉर्मल लॉस अनफोर्सीन लॉस होते हैं, अनअवॉइडेबल लॉस होते हैं, जो हम एंटीसिपेट नहीं कर रहे होते। तो यहां तो हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, हम यहां पे अनुमान लगा रहे हैं कि भाई लॉस होगा, और तो ये क्या होगा भाई, ये बाय नेचर नॉर्मल लॉस होगा। ठीक है, तो ये समझने वाला एक इसमें पॉइंट था। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप आप मेरे से एग्री कर रहे होंगे इस लॉजिक पर। ठीक है, तो कर सकते हैं। बाकी तो देखो क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, कुछ खास है नहीं, आइए कर लेते हैं इसको भी जल्दी से सॉल्व। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा वैसे ही करेंगे। पहले हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। बस कैसे करेंगे हम लोग, केमिकल ए और बी के लिए अलग अलग से करेंगे। ठीक है, तो एक हम बना देते हैं केमिकल ए के लिए, एक हम बना लेते हैं केमिकल बी के लिए। चलो, तो पहले तो आप ले लो परचेज कॉस्ट, कि वैसे परचेज कॉस्ट कितनी है। तो ये आपको दे रखी है, इसकी है 10,000 केजीज इंटू ₹10 पर केजी, और इसकी है 8,000 केजीज इंटू ₹13 पर केजी। मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, ये तो आ रहा है 1 लाख, मतलब ये मल्टीप्लाई करके क्या मतलब, ये तो दे ही रखा है, ये आ रहा है 1,04,000। ठीक है, बट आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऐसे करके दिखानी है। ठीक है, अच्छा, इसमें कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने वैसे भी बोल रखा है कि कस्टम ड्यूटी क्या है, इसका कोई भी क्रेडिट हमें अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी हम ऐड कर देते हैं एट द रेट ऑफ 10%। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000, 1,04,000 का 10% हो गया कितना, 10,400, टोटल हो गया 20,400, जो क्वेश्चन की फिगर से मैच हो गया। ठीक है, अच्छा, और फ्रेट भी हमें ऐड करना होता है, फ्रेट भी हमें ऐड करना होता है, क्योंकि बाय नेचर ये क्या है, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी हमें ऐड करना होता है। अब फ्रेट कैसे बांटोगे भाई, रेट कैसे बांटोगे, कस्टम ड्यूटी तो उसने बोल रखा था 10% का है, रेट बता रखा था, तो इसलिए हमने आराम से बांट दिया, आराम से निकाल दिया कि केमिकल ए पे कितना कस्टम ड्यूटी होगा, केमिकल बी पे कितना कस्टम ड्यूटी होगा। बट रेलवे फ्रेट आप कैसे करोगे, इसमें तो उसने कोई रेट बता नहीं रखा। तो अब अगेन फिर से आपको क्या करना है, कॉमन सेंस यूज करना है। जो फ्रेट हमने खर्च किया होगा, जो रेलवे वालों ने हमसे फ्रेट लिया होगा, वो किस बेसिस पे लिया होगा, क्वांटिटी के बेसिस पे, कि भाई आप कितना सामान भिजवा रहे हो, आप कितना सामान भिजवा रहे हो, उसके बेसिस पे फ्रेट लिया होगा। तो आप किस बेसिस पे इसको एलोकेट करोगे, किस बेसिस पे बांटोगे रेलवे फ्रेट को, क्वांटिटी के बेसिस में, है ना। तो केमिकल ए में 10,000 केजीज है, केमिकल बी में 8,000 केजीज है। तो आप इसका एक रेशियो निकाल लो कि भाई हमारी क्वांटिटी का क्या रेशियो है। तो 10,000 केजीज इज टू 8,000 केजीज, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आ गया 5:4। तो आप क्वांटिटी के बेसिस पे इसको एलोकेट कर दोगे। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे ब्रैकेट में allocated on the basis of quantity, that is in 5:4। ठीक है, ऐसे आप इसको बांट दोगे, तो 5:4 में बांट दो 3840 को, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटर करना पड़ेगा हमें, 3840 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका कितना आ रहा है, 2133 आ रहा है, 2133, और उसका आ रहा है 1707। ठीक है जी, चलो जी, तो अब आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट तो ऐड कर देते हैं, 11 1,05,000
12,133 और ये आ रहा है 1,04,000 प्लस 10,400 प्लस 1,707, तो ये आ रहा है 1,16,107। ठीक है। अच्छा, आप नेक्स्ट क्या करना है, आपको वही कॉस्ट पर केजी निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गुड यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। तो लिखो अगला, कैलकुलेशन ऑफ गुड यूनिट्स, कैलकुलेशन ऑफ गुड यूनिट्स। तो वही केमिकल ए, केमिकल बी। ठीक, तो क्वांटिटी हमने कितनी परचेज करी थी, क्वांटिटी परचेज्ड, वैसे हमने कितने यूनिट्स परचेज करे थे। ठीक है, यहां पे आप लिख लो इन केजी, कि हम ये सारी कैलकुलेशन इन केजी में कर रहे हैं। तो केमिकल ए के हमने 10,000 केजीज खरीदे थे और केमिकल बी के हमने 8,000 केजीज परचेज करे थे। ठीक है, इसमें से पहले तो कुछ नॉर्मल लॉस ऑलरेडी हो गया, कुछ नॉर्मल लॉस ऑलरेडी हो गया। केमिकल ए में 500 केजी का लॉस हुआ, केमिकल बी में 320 केजी का लॉस हुआ। तो इतना लॉस होने के बाद अभी हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 9,500 और ये आ रही है 7,680। ठीक है, 7,680। अब क्वेश्चन ने बोला था हमने 2% का और प्रोविजन बनाना है, तो लिखो प्रोविजन फॉर फर्दर डिटोरिएशन। कॉम्प्लिकेटेड शब्द है थोड़ा बोलने के लिए मेरे लिए। ठीक है, तो डिटोरिएशन, तो आपको 2% का और प्रोविजन बनाना है, 2% का प्रोविजन और बनाना है। आप किसका 2% निकालोगे, फिर से लॉजिक लगाओ, है ना, कॉमन सेंस लग रही है, देखो अभी तक कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ। किसका 2%, उसने बोला फर्दर लॉस, और आगे लॉस के लिए हमें प्रोविजन बनाना है 2% का। तो वो किसका बोलेगा, भाई देखो 500 केजी का तो लॉस हो गया, 320 केजी का लॉस हो गया, अब तो हमारे पास 9,500 केजी और 7,680 केजी है। तो ऑब्वियसली बात है कि अब हमारे पास जो अवेलेबल है केजीज, जितने भी यूनिट्स अवेलेबल है, उसी के ऊपर हमें फर्दर लॉस का प्रोविजन बनाना होगा। तो हम किसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, हम ये कैसे निकालेंगे, 9,500 का 2% और इस पे हम लोग लिख लेते हैं 7,680 का 2%। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं 9, ये आ रहा है 190, ये आ रहा है 190 और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 153.6। चलो पॉइंट्स में आ गया थोड़ा सा, 153.6। तो कितना आंसर आ गया अब आपका गुड यूनिट्स का, गुड यूनिट्स केजी। तो ये आ रहा है 9,310 और ये आ रहा है 7,526.4। ठीक, ये आपके गुड यूनिट्स आ गए। बस अब क्या है, अब कॉस्ट पर केजी निकाल लो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर केजी, ब्रैकेट में लिख सकते हो गुड यूनिट्स की। अब आप गुड यूनिट्स के बेसिस पे कॉस्ट पर केजी निकालोगे। तो केमिकल ए, तो कॉस्ट कितनी निकाली थी हमने केमिकल ए की, टोटल 1,12,133। तो 1,12,133 डिवाइडेड बाय 9,310, ये कितना आ गया, ये आ गया 12.04। ठीक है, 12.04 राउंड ऑफ करके। सिमिलरली केमिकल बी का निकाल लो, तो केमिकल बी का टोटल कॉस्ट कितना आया था, 1,16,107। तो 1,16,107 और गुड यूनिट्स कितना आए थे, 7,526.4 था, है ना, 4। तो ये कितना आ गया, तो ये आ रहा है 15.426 करके आ रहा है, तो मैं इसको 4.3 कर देता हूं राउंड ऑफ करके। तो ये मेरा अल्टीमेटली फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो बस ये था आपका कॉस्ट निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको बोला था कॉन्सेप्ट तो मोर और लेस सिमिलर है, जो आपने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा हुआ है, बट इसकी जो
क्वेश्चन है थोड़े से अपग्रेडेड लेवल के थे, आपको फील हो गया होगा कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको अपने आप से करने के लिए देंगे होमवर्क में, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और इलस्ट्रेशन है, अगला इलस्ट्रेशन है वो आप होमवर्क में करिएगा। तो लिख लीजिए चाहे तो, होमवर्क का हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आप, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, जो भी क्वेश्चन हमने करे वो क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। राइट, तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे अगले डेमो लेक्चर में, जिसमें हम लोग इसी चैप्टर का अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।